6,743 जातियों में बांटने के लिए हमारे दुश्मन को 2000 साल लगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 6,743 जातियों को 4 पहचान दे दी। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये 4 पहचान देकर के इकट्ठा कर लिया। हम बाबा साहब अम्बेडकर से तो कई गुना आगे निकल गए और हमारे दुश्मन से भी बहुत आगे निकल गए। और हमारा पढ़ा लिखा वर्ग तो इतना महान निकला कि इन 10, 15, 20 सालों के अंदर ही कम से कम 6 लाख संगठन बना दिए और एक संगठन दूसरे संगठन के मंच पर आने को तैयार नहीं है। पहले हम जातियों में विभाजित थे, आज हम संगठनों में विभाजित हैं। SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक पहचान दी। कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी आइडेंटिफिकेशन है ये कि इस देश के अंदर जो 6,743 जातियों में लोग बटे हुए थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके ऊपर गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने इसे फिर से रिपेयर करने का काम किया। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 6,743 जातियों में बांटने में हमारे समाज को 6,743 जातियों में बांटने के लिए हमारे दुश्मन को 2000 साल लगे। 2000 साल। सबसे पहले 12 जाति का निर्माण हुआ, 12 से 24, 24 से 48, ऐसे बढ़ता गया, मल्टीप्लाई होता गया। आज पूरे देश में 6,743 जातियां आइडेंटिफाई है, लिस्टेड है। 1152 जाति ट्राइब में है, 1848 जातियां शेड्यूल्ड कास्ट में है और 3,743 जातियां अदर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में है। ये आपको समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा था उसी तरीके से तोड़ा, क्योंकि वे ज्योतिबा फूले को जानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबा फूले को पढ़ा था। ज्योतिबा फूले ने एक शब्द निर्माण किया था, शूद्र और अतिशूद्र। शूद्र और अतिशूद्र, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पढ़ने के बाद में देखा ये शूद्र कौन है और अतिशूद्र कौन है। जो अनटचेबल है वो अतिशूद्र है और जो टचेबल है वो शूद्र है और वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर के 3 है वो सवर्ण है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा। तो उन तीनों वर्णों में कोई विभेद नहीं है, तीनों वर्णों में कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच नहीं है। लेकिन शूद्रों के अंदर, जिनको शूद्र कहा जाता है, उनके अंदर हजारों जातियां हैं, अतिशूद्रों के अंदर हजारों जातियां हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिफाई दी और उसमें क्या किया, उन्होंने 1152 जातियों को एक सर्टिफिकेट दिया, ST। कर्नाटक का कोई ट्राइब जाति का कोई भी लड़का, राजस्थान का कोई भी ट्राइब्स का लड़का, चाहे किसी भी जाति, 1152 जातियों में से कोई भी जाति का है, सर्टिफिकेट में सिर्फ लिखा जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब। एक पहचान। 1848 जातियों को पूरे देश में एक सर्टिफिकेट बाबा साहब ने दे दिया, शेड्यूल्ड कास्ट। एक पहचान बना दी। 1848 टुकड़े, 1848 टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया और जाते जाते तो उन्होंने 3,743 जातियों को भी एक नई पहचान, अदर बैकवर्ड क्लास देकर के उनको भी एक जगह कर दिया। दुश्मन ने सोचा हम 2000 सालों से जिस काम को अंजाम दिए, इसने तो 2 साल में ही कर दिया। ये खतरा था उनको, इसलिए उन्होंने हमें बांटने का फिर से काम शुरू किया। और बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद फिर से उन्होंने हमारे लोगों को जातियों में बांटने और करने का काम किया। हमारे लोग कितने महान निकले। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 6,743 जातियों को 4 पहचान दे दी। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये 4 पहचान देकर के इकट्ठा कर लिया। हम बाबा साहब अम्बेडकर से तो कई गुना आगे निकल गए और हमारे दुश्मन से भी बहुत आगे निकल गए। हमारे दुश्मन ने तो बेचारे ने 2000 सालों में मेहनत करके हमको 6,000 टुकड़ों में बांटा था और हमारा पढ़ा लिखा वर्ग तो इतना महान निकला कि इन 10, 15, 20 सालों के अंदर ही कम से कम 6 लाख संगठन बना दिए। उन्होंने तो 6,000 में ही बांटा था विचारों में और हम महान लोग निकले, 6 लाख संगठन बना दिए और एक संगठन दूसरे संगठन के मंच पर आने को तैयार नहीं है। एक संगठन दूसरे संगठन के कार्यक्रम में जाने को तैयार नहीं है और हम कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे।
पहले हम जातियों में विभाजित थे, आज हम संगठनों में विभाजित हैं। हमें संगठनों को खत्म करना होगा, और अगर खत्म नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। मेरी अपील है कि संगठनों को संगठित करो, ऑर्गेनाइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठनों को संगठित करो। संगठनों को संगठित करने के लिए क्या तरीका है? अपनी लेटर हेड रखो, अपना बैनर रखो, अपना झंडा रखो, अपना ऑफिस रखो, अपना बैंक अकाउंट रखो, सब कुछ अपना रखो। लेकिन जैसे ही अधिकार की बात आती है, जैसे ही अधिकारों के हनन का कहीं अधिकारों पर चोट होती है, सारे बैनर लेकर वहां इकट्ठे हो जाओ, सारे झंडे लेकर के वहां इकट्ठे हो जाओ। अगर ऐसा करते हो तो निश्चित तौर पे हम लोग जीतने वाली लड़ाई की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हमें लड़ाई जीतने वाली लड़नी है, हमें लड़ाई लड़ने वाली नहीं लड़नी है, हमें हारने वाली लड़ाई भी नहीं लड़नी है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जीतने वाली लड़ाई लड़नी है, और जीतने वाली लड़ाई के लिए आपको अपने दुश्मन को टारगेट बनाना पड़ेगा। जहां भी आपका दुश्मन दिखाई दे, उसको दुश्मन की नजर से देखना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा गोली चलाना शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रहा लाठी चलाना शुरू कर दो, मैं ये भी नहीं कहता उसको गाली देना शुरू कर दो। सिर्फ इन अपनी नजरों से उसको दुश्मन की तरह देखना शुरू करो। जिस दिन आपने अपने दुश्मन को दुश्मन की नजर से देखना शुरू कर दिया, वो अपने आप परास्त हो जाएगा। न खून बहाने की जरूरत है, न लड़ने की जरूरत है, न जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत है, न जय 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 भीम करने की जरूरत है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुश्मन को दुश्मन के नजरिए से देख लो, वो खड़ा भी नहीं रहेगा, भाग जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। और तैयारी चल रही है, जा रहे हैं। अभी तो हमने शुरुआत ही की है, अभी तो हमने लोगों को बताना ही शुरू किया है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तब तक तो काफी लोग भाग चुके हैं, और भागे नहीं है, भगाया गया। आगे प्लॉट खरीद करके वहां कुछ फ्लैट वगैरह बना के रख, हमको भी आना पड़ेगा थोड़ी देर। आप समझ रहे हैं, जो पैसे लेके भागे, वो पैसे लेके भागे नहीं है, उनको सिस्टम ने भेजा है। सिस्टम ने भेजा है कि वहां जाके व्यवस्था करो। इस देश के अंदर बहुत जल्दी कानून भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी कानून भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला है। उस समय अंग्रेज तो इंग्लैंड चले गए थे, ये कहां जाए, इसलिए उन्होंने बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। अपने गुर्गों को उन्होंने पैसा देके भेज दिया है, वहां जाके व्यवस्था करो, मैनेजमेंट करो। ये होने वाला है। और अगर ये लड़ाई हमने नहीं लड़ी तो आपकी आने वाली 100 से ज्यादा पीढ़ियां फिर से गुलाम हो जाए। अगर मैं ये बात कहता हूं, इसमें अगर आपको जरा सा भी कहीं डाउट लगता है कि यार ये आदमी बकवास कर रहा है, कह रहा हमारी 100 पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूंगा कि आपसे पहले, आप जो खड़े हो ना अभी टाई कोट में, सूट में, आपसे ठीक 1 या 2 पीढ़ी पहले से गिनती लगा देना 100 पीढ़ी तक, दादा, परदादा, परदादा, लखनदादा, कोई भी दादा, 100 पीढ़ियां आपकी गुलाम रही है। उस मित्र सोम के बाद में 2200-2300 साल में 22 साल की एक पीढ़ी होती है, 22-23 साल में लड़के की शादी होती है, 24 साल में बच्चा हो जाता है, पीढ़ी शुरू हो जाती है। अगर 23-24 साल की पीढ़ी मानी जाती है एवरेज, तो हमारी 100 पीढ़ियां गुलाम रही है 2200 साल में। 2200-2300 साल में हमारी 100 पीढ़ियां गुलाम रही है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन 100 पीढ़ियों की गुलामी खत्म करके हमें आजादी दी है, और हमें अधिकार दिया है, हमें इस देश का मालिक और हुक्मरान होने का अधिकार दिया है। अगर हमारी नालायकी इसी तरीके से बरकरार रही तो गारंटी के साथ में आपकी आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलाम हो जाएगी। ऐसा मैं समझता हूं कि होने नहीं देंगे आप, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और यही उम्मीद लेके आपके साथ पास में आया हूं कि आप लोग, अब देखो एक बात तो तय है, तथागत को मानने वाले लोग हैं, तथागत को मानने वाले लोग हैं। तो तथागत ने कहा है दुनिया में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, और मृत्यु हुई सत्य है।
मृत्यु भी सत्य है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है, ये तय है। जो पैदा हुआ है वो जवान हो गई, कोई गारंटी नहीं, कहीं बचपन में ही मर गए। और जो जवान हुआ है उसकी शादी होगी, कोई गारंटी नहीं है, कहीं कवारे ही मर गए। और जिसकी शादी हो जाती है उसके बच्चे होंगे ही होंगे, कोई गारंटी नहीं है, कहीं बांझ ही मर गए, मगर मर जरूर गए। इस दुनिया में कोई बचा नहीं, तो मरना हमको भी है। तो जानवर और कुत्तों की जिंदगी क्यों जी के मरना है? हमें शेरों की तरह जी के मरना है, शेर बन के हमें जीना है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, हमारे आदरणीय प्रवीण कुमार जी पधार चुके हैं, आपका स्वागत है। साथियों, अब एक आखिरी अपील के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, तो काफी लंबा समय हो गया है, कि अगर जो अभियान हम लोगों ने 2009 में शुरू किया था, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो, और पूरे देश में इस मुहिम को चलाया था, पूरे के पूरे संविधान को पढ़ा, पढ़ने के बाद उनके अमेंडमेंट हुए, उनको पढ़ा, और उसके बाद में 2016 में रामलीला मैदान पे हमने एक बहुत बड़ा आयोजन करके संविधान दिवस मनाया। तो ये संविधान दिवस मनाने का जो काम शुरू हुआ, उससे पूरे देश के अंदर हर नागरिक की जुबान पे संविधान हो गया, और अधिकांश लोगों के घरों में संविधान पहुंच गया। और जिस घर में संविधान पहुंच गया, वहां से रामायण, महाभारत और वेद सब गायब हो गए, क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि ये हमारी गुलामी के ग्रंथ है, हमारी मुक्ति का ग्रंथ तो सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान ही हमारी मुक्ति का ग्रंथ है, बाकी सारे के सारे हमारी गुलामी के ग्रंथ है। जैसे ही हमारा ये मुक्ति का ग्रंथ घरों में जाता है, वहां से गुलामी के ग्रंथ गायब हो जाते हैं। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप भारतीय संविधान को जहां मिलता है, जैसे मिलता है, खरीदें, पढ़ें, और उसके बाद में उसके समझने की कोशिश करें, लोगों को समझाने का काम करें। अगर हमने ऐसा किया तो हम संविधान को बचा पाएंगे, और अगर संविधान को बचाने में सफल हुए तो निश्चित तौर पे हम लड़ाई जीत जाएंगे। हमें जीतने वाली लड़ाई लड़नी है, हमें जीतने वाली लड़ाई की तैयारी करनी है, और आप इस तैयारी को करेंगे और लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बड़े ही धैर्य से मेरी बात को सुना, मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। सुबह 8 बजे से लेकर के अब तक लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, ये चौथा कार्यक्रम है, चौथे कार्यक्रम में मैं आपके बीच में हूँ, तो इतना प्यार मुझे मिला, मैं बहुत ही गदगद हूँ। गदगद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई राजी होकर घर बैठ जाऊंगा, लेकिन इससे ये होगा कि मैं बार बार आपके बीच में आऊंगा, बार बार आपके बीच में आऊंगा, ऐसी आशा करता हूं। आप भी काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ತಾರಾರಾಮ್ ಮೇನವರು ಸಂವಿಧಾನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ತಾರಾರಾಮ್ ಮೇನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ RS ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಮಾತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಆ ಜೋರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರಣ ಜೈನಿ ಹೇಳುತ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ। साहब का परिचय
साहब डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार सर, सीनियर IPS ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना स्टेट, और सोशल वेलफेयर और ट्राइबल सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट से जितने भी हमारे तेलंगाना में हॉस्टल चलते हैं, उनके नेतृत्व में 7 साल से वहां पर आंध्रा में एक नई क्रांति, जो बाबा साहब का स्वप्न था एजुकेशन के लिए, जो डॉक्टर प्रवीण सर ने किया है, हमारे बीच में आज प्रवीण सर आए हैं आप सबको बोलने के लिए। ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಲುಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ आप सबको हिंदी में बोला जाएगा।